हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर। जिनके पास भी ओल्ड बुक है एनसीईआरटी, उनकी बात कर रहा हूं। आपकी बुक में एक्सरसाइज जो 9.1 है वो न्यू बुक में 8.1 है, जो कि अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी बुक में एक्सरसाइज जो 9.2 थी वो पूरी तरह कट हो गई है, यानी कि आपको न्यू एनसीईआरटी में 9.2 एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। अब 9.2 एक्सरसाइज एक्चुअल में बेस किस पर थी? ये एपी के ऊपर बेस थी, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। क्लास 10th में जो आपने एपी पढ़ा था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के ऊपर बेस कंप्लीटली एपी का फॉर्मेशन था। ठीक है, तो ये पूरा कट गया है। अब एपी के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेशन आएगी वो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आप कहोगे सर एपी इस चैप्टर के अंदर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर एपी की कोई जरूरत नहीं मिलेगी। क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस में यूज हो सकता है, बट एनसीईआरटी मान के चलती है कि आपने क्लास 10th में पढ़ लिया तो आपको ये आना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो हम जो डायरेक्टली पढ़ रहे हैं ना वो एक्सरसाइज 9.3 का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ओल्ड बुक वालों के हिसाब से, और न्यू बुक वालों के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अपन एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, जहाँ पे अपन जीपी के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10th के ना पढ़ा था, बट उनको जो है फ्रिक्वेंट नहीं है एपी के बारे में, तो मैं एपी के बारे में छोटा सा इंट्रो दे दूंगा यहाँ पर। उसके बाद अपन जीपी पर उतरेंगे, ठीक है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको एपी और जीपी पर। चलिए तो आते हैं अपन अपने टॉपिक पर, एपी के ऊपर। अब एपी क्या होता है भाई? शॉर्ट डिस्कस, मुश्किल से 1 मिनट में समझा दूंगा मैं आपको। देखो, जो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये वही सीक्वेंस एंड सीरीज को आगे बढ़ा रहा है। एक मैंने सीक्वेंस लिख दिया आपके सामने, है ना, मैंने यहाँ पर फाइनाइट सीक्वेंस लिख दिया एंड आई कॉल्ड इट एपी। अब मैं इसको एपी कब कहूंगा? मैं इसको एपी तब कहूंगा जब इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा और इनका जो डिफरेंस होगा क्या होगा? सेम, यानी d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3। कैसे निकालते हैं d1? लाइक फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसको हम a1 कहते हैं, सेकंड को हम a2 कहते हैं, फिर हम a3 कहते हैं, फिर a4 कहते हैं। d1 का मतलब होता है a2 माइनस a1, या a2 का मतलब है 6 माइनस 3 करने पर 3 आना चाहिए। और इसी तरीके से d2 का मतलब होता है आपके पास a3 माइनस a2, और d3 का मतलब होता है a4 माइनस a3। ये तीनों वैल्यू आपके पास इक्वल आएगी, 3 आएगी। व्हेन इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3, वी कॉल्ड इट एपी। वी कॉल्ड इट एपी। ये हमारा कंसेप्ट था क्लास 10th का। और जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी वहां पर 9.2 एक्सरसाइज दे रखी है, वो इसी के ऊपर बेस है। अब वो एक्सरसाइज पूरी तरह कट हो गई है, मतलब एपी नहीं पढ़ना है आपको। बट हाँ, एपी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वरना आगे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको एपी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एपी में और क्या चीजें होती है हमारे पास? एपी में सर लाइक ए1 से लेके ए2 से लेके लास्ट टर्म एन तक चलती है। जो लास्ट टर्म होती है इसको कहते हैं अपन लास्ट टर्म, या फिर nth टर्म भी बोल सकते हैं इसको। ये फाइंड करने का एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। देखो, जिनके पास भी न्यू एनसीईआरटी वो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है एपी के अंदर तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ अपन जीपी एंड ऑल आगे पढ़ेंगे तो ये सब टर्म्स यूज होंगे, तो मैं आपको कहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप पहले इनको नोट करके रख लो। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है यहां तक? तो ये एपी का मतलब ऊपर से को डेमो हो गया। डी क्या है आपके पास? कॉमन डिफरेंस बोलते हो उसको, अभी मैंने समझाया आपको, कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? लास्ट टर्म। ए क्या है आपकी? फर्स्ट टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? पहले तो एपी के बारे में समझ में आ गया, वैसे क्लास 10 में पढ़ा है तो आपको आता होगा ये सब कुछ। ठीक है, अब अपन आते हैं जीपी पे। जैसे एपी के अंदर क्या होता है कि एपी पता करने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इनका जो डिफरेंस होता है, नेक्स्ट टर्म फ्रॉम प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म फ्रॉम प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म फ्रॉम प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में सेम होना चाहिए, तभी आप उसको एपी कह सकते हो। ठीक है, अब जीपी के अंदर भी कंडीशन है हमारे पास। क्या कंडीशन है? इसको हटा रहा हूं मैं, पूरे को नोट कर लेना, आप चाहो तो पॉज करके यहाँ पर देखो। जीपी के अंदर क्या है भाई? जीपी, जीपी देखो, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी तरह जीपी का मतलब क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसकी भी एक कंडीशन है। इस कंडीशन को समझने के लिए अपने सामने एक एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी में, उसी एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको। देखो, एक एग्जांपल है आपके सामने 2, 4, 8, 16। एक एग्जांपल और दे रखा है, एक एग्जांपल। अब इन एग्जांपल में कॉमन चीज है क्या? अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करता हूं, 2, 4, 8, 16, इसको मैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मानता हूं। व्हेन वी डिवाइड A2 बाय A1,
देन वी डिवाइड A3 बाय A2, देन वी डिवाइड A4 बाय A3। जैसे वहां पे माइनस करते थे अपन सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, उसी तरह यहां पर डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से। करो, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 4/2, यहाँ देखो थर्ड टर्म क्या है 8/4, यहाँ देखो क्या है 16/8, का डिवाइड करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, वो सॉरी 8 8 2 जा 16। तो सर यहाँ तो ये तीनों चीज सेम हो गई है। इसी तरीके से आप इस वाले एग्जाम्पल में भी कर सकते हो, सेकंड एग्जाम्पल भी देखो आप, यहां पर आप A2/A1 करोगे तो देखो 1/9 डिवाइड बाय वो सॉरी 1/-1/27 A2 वाली वैल्यू -1/27 डिवाइड बाय 1/9। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो -1/3 निकल कर आ जाएगा आपके पास। क्या निकल कर आ जाएगा 1/3, जैसे -1/27 मल्टीप्लाई 9 ऊपर गया 1 नीचे गया, 9 3 जा 27। ठीक है, अगला देखो, अगर आप A3 से A2 को डिवाइड करोगे 1/81 डिवाइड बाय -1/27, यहां भी डिवाइड करोगे तो आपके पास -1/3 निकल कर आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहां पर जो डिफरेंस हो रहा है A2 को A1 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ये -1/3 निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? -1/3 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर जो उनका रेशो है, यहां पर जो है रेशो, कॉमन रेशो इज सेम। कॉमन रेशियो क्या हो रहा है आपके पास? सेम हो रहा है भाई साहब। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर बिल्कुल। यहां पर क्या हो रहा है आपके पास? कॉमन रेशियो सेम हो रहा है साइड टर्म में, यानी कि जिसके अंदर भी रेशियो जो होता है कॉमन वो सेम होता है, उसे अपन क्या कह सकते हैं? जीपी कह सकते हैं। बताओ समझ में आया कि जैसे एपी का एक कंसेप्ट होता है, पहले एपी चेक की जाती है, वैसे जीपी चेक की जाएगी कि यहां पर जीपी हो भी रहा है नहीं हो रहा। अगर जीपी ना हो तो आप वहां पर जीपी का जो भी प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है वो नहीं लगा सकते। एक बात, आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक समझ में आ गया? जीपी चेक करने का तरीका समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो अब और क्या कंसेप्ट है। अब जो सीक्वेंसेस है, जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिख रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जीपी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है हमारे पास, क्या A1 से लेके वैल्यू जो AN तक चल रही है और AN के बाद और वैल्यू चल रही है ना, इसकी ईच टर्म इज नॉन जीरो है, एंड दिस इज कॉल्ड आर। अब ये आर क्या है भाई आपके पास? जैसे अभी अपन ने A2 डिवाइड बाय A1 किया, तो डिवाइड करने के पास एक वैल्यू निकल के आई है रेशियो की, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ये कांस्टेंट होता है, मतलब सभी के लिए सेम होगा, सभी के लिए क्या होगा? सेम होगी ये वैल्यू। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अगर मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है और मेरे पास ए एंड आर दो वैल्यू गिवन है, ए एंड आर दो वैल्यू गिवन है, तो जीपी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मुझे एपी निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं? पहले A1 लिखूंगा, फिर मैं A1 के साथ डी ऐड कर दूंगा, ये आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेकंड टर्म हो जाएगी। फिर मुझे A3 लिखना है तो A3 के लिए मैं A2 के साथ डी ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे A4 लिखना है तो मैं A3 के साथ डी ऐड कर दूंगा। ऐसे अपन एपी बनाते हैं। उसी तरह जीपी कैसे बनती है? जीपी के अंदर ये फर्स्ट टर्म होता है, कॉमा सेकंड टर्म के लिए हम इस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? आर से। फिर हम इस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर 2 से, यहाँ पे आर की पावर 1 से किया, यहाँ पर आर की पावर 2 से करेंगे। फिर हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे आर की पावर 3 से। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकंड टर्म, दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म, दिस इज कॉल्ड फोर्थ टर्म। बताओ समझ में आई कि ये चीज? ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने का एक आपके पास डेफिनेशन हो गया। ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, ऐसे करके चलता रहेगा। कहां तक चलेगा ये वैल्यू? ए आर एन तक, जहां भी आपको वैल्यू ले जानी है आपके पास, है ना। ये वैल्यू कहां तक चलेगी? जहां तक हमें वैल्यू लेनी है। ठीक है, जैसे कि कॉमन रेशो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोग्रेशन में थे 2 -1/3 एंड 0.01 थे। ठीक है, तो उन्हीं आर वैल्यूज को आप यहां मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास वही वैल्यू बन जाएगी जो यहां पर आ रही थी, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन, लाइक दैट। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? तो एपी को बनाने का तरीका ये होता है, उसी तरह जीपी को बनाने का तरीका ये होता है। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर? बिल्कुल सर क्लियर है। चलिए और देखते हैं भाई आगे। जनरल टर्म ऑफ जीपी। अब जनरल टर्म मतलब क्या होता है? वही लास्ट टर्म, जैसे वहां पर मैंने आपको बताया एपी के अंदर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ पे क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन होता है। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। आप ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये एपी का फॉर्मूला है और ये जीपी का फॉर्मूला है। जीपी के लिए लास्ट टर्म का ए एन इक्वल्स टू ए डॉट आर एन माइनस वन। अब जीपी जो होती है आपके पास, वो ए कॉमा ए आर स्क्वायर ऐसे करके ए आर एन माइनस वन तक जो वैल्यू चल रही है वो जीपी होगी फाइनाइट। वो जीपी क्या होगी? फाइनाइट होगी। और जो इसके बाद भी चलती जा रही है वो कौन सी होगी? इनफाइनाइट होगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उसी तरह जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव का साइन डाल दूंगा बीच में,
तो देखो पॉजिटिव का साइन डालने के बाद ये क्या हो जाएगी आपके पास, फाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक हो जाएगी। और ये वाली जो है जो चलती जा रही है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट जैसे सीक्वेंस होते थे उसी तरीके से जीपी को भी आपको याद रखना है। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूं? चलो, तो जनरल टर्म याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक का यही है जो हमें डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब कंसेप्ट क्या है भाई। अब आ जाते हैं अपने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के ऊपर। अब ये क्या बीमारी है भाई, वो भी सुनो। सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या है आपके पास? ऑब्वियस ही बात है, उन सबका सम है भाई। जैसे हमारे पास प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस वन है, इन सबको जैसे मैं ऐड कर दूंगा इसको मैं सम ऑफ एन टर्म बोल सकता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखो, इन सब में से अगर मैं आर कॉमन ए कॉमन ले लूं, है ना, ये जो एस एन की वैल्यू दे रखी है आपको, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस, अगर मैं इन सब में से ए कॉमन ले लूं या फिर ए अलग से निकाल लेता हूं, है ना, अगर मैं इन सब के अंदर से ए अलग से निकाल लेता हूं तो ये ए कितने हो जाएंगे, ए प्लस ये कितने ए हैं, ये एन ऑफ ए है। ये कितने ए हैं, ये एन ऑफ ए है आपके पास। ठीक है, और फिर आपके पास ये जो आर की वैल्यू दिख रही है आपको, क्या वैल्यू दिख रही है, ये एन ए के बाद ये आपके पास जो वैल्यूज दिख रही है देखो, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस ये जो वैल्यूज दिख रही है आपको आर माइनस वन, ये सारी वैल्यूज देखो आप कैसी दिख रही है आपको। सर ये वैल्यूज हमें नजर आ रही है, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एन माइनस वन, इस तरीके से वैल्यूज। अब अगर मुझे यहां पर अगर ए को ऐड करना है तो एन ऑफ ए कह सकता हूं, और इनको ऐड करना है तो मुझे एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, क्या, एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर आप इस फॉर्मूले की जगह ये भी लिख सकते हो, वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। ये भी दोनों ही फॉर्मूले सही हैं यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म के। बट ये एक्चुअल में डिराइव कैसे हुआ वो समझ लेते हैं पहले, है ना। देखो, अब मैं ये कहूंगा आपसे, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला ये है। मैं केस वन मान रहा हूं, अगर आपके पास आर इक्वल्स टू वन हो जाए तो ये सारी वैल्यू वन 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 हो जाएगी, तो सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा, एक्चुअल में एन ही हो जाएगा। ये समझ में आया? अगर आर वन के इक्वल नहीं है, अगर आर वन के इक्वल नहीं है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास दिस वन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किससे, आर से। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आर से। अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँ, एस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, जैसे ये एस एन इक्वल्स टू प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस वन है, इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो ये आर डॉट एस एन हो जाएगा, और यहाँ पर भी आर ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस, और ये वैल्यू ए आर हो जाएगी, ओनली एन माइनस वन है ना, तो ये एक आर इस आर से जो मल्टीप्लाई किया उससे कट गया। समझ में आया? ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या कर सकता हूं मैं, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन में से। ये मेरी एक तरीके से सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, सेकंड को अगर मैं फर्स्ट में सब्सट्रैक्ट कर दूं, सब्सट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, वन में से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास देखो भाई, सर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एस एन माइनस आर डॉट एस एन को मैं माइनस करूं इसमें से, और ये इक्वेशन है आपके पास प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस वन, इसमें से माइनस हो जाए ए आर प्लस ये वाली पूरी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये जो ए आर और ये सारे होंगे ना, ये सब नेगेटिव के साइन से यहां से कट जाएंगे। तो फाइनली पता है क्या बचेगा आपके पास, फाइनली बचेगा एस एन, मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो वैल्यू कितनी बच गई, ये वन माइनस आर बच गई, और यहां देखो एक तो ये ए बच गया स्टार्टिंग वाला, है ना, और इसकी जो एंडिंग वैल्यू थी आपके पास कौन सी थी, ए आर एन, ए आर ये एन आएगा यहाँ पे, ए आर एन वैल्यू थी, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा के ए आर एन बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा, आप बताओ? बिल्कुल बचेगा। एस एन निकालना है आपको तो इसमें से ए कॉमन ले लो, वन माइनस आर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर, देख लो ये फॉर्मूला बना नहीं बना, समझ में आया कुछ? तो इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पर इसका जो है प्रूफ निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आया कैसे। बट प्रूफ नहीं, ध्यान रखना आपको एग्जाम के अंदर वैसे पूछेंगे नहीं, बट हाँ वैसे आना चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। इंट्रो पार्ट का मतलब ये है कि आपको हर कंसेप्ट इंट्रोडक्शन से मतलब बहुत बेसिक से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं सारा पार्ट करवाता हूँ यहाँ पर। अब देखो आप यहाँ पर एस एन का एक नया फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाता है हमारे पास, ए डॉट आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला आप याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है, ये प्रूफ करवा दिया मैंने इसका। चलिए और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास कंसेप्ट है। अब आते हैं अपन जीएम पर। अब ये यहां तक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी करा दिए, अब हम दो कंसेप्ट पढ़ने, एक तो जीएम
और एक आपके पास AM। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके जो कंसेप्ट है, मतलब आपके जो बुक में दे रखा है, एक्चुअल में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉरी AM का कंसेप्ट है वो पूरी तरह से कट कर दिया, बट फिर भी कराऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आपके पास रिलेशन दे रखा है GM और AM का, वो समझने के लिए आपको AM के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहले GM समझ लेते हैं। देखो GM क्या होता है। GM एक्चुअल में जियोमेट्रिक मीन है टू पॉजिटिव नंबर्स का। ए एंड बी के बीच में अगर मैंने कोई नंबर डाल दिया तो उसका ज्योमेट्रिक मीन आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू पे रूट लगा के पुट कर देना। फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड वैल्यू लास्ट वैल्यू बी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो, बस आपका जीएम निकल जाएगा। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर तो ये 4 आपके पास इसका क्या हो गया, जीएम हो गया। ये 3 वैल्यू हो गई, कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि मैं इन दो के बीच में एक वैल्यू ना डाल के मैं बहुत सारी वैल्यू डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकते हैं। गिवन दैट टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी वी कैन इंसर्ट मैनी नंबर्स एज वी लाइक बिटवीन टीम दैम टू मेक रिजल्टिंग सीक्वेंस इन अ जीपी। मुझे यहाँ पर अगर जीपी का सीक्वेंस बनाना है तो मैं उनके पीछे बहुत सारे नंबर डाल सकता हूँ, जैसे कि 2 एंड 8 के बीच में मैं एक G1 डाल सकता हूँ, G2 डाल सकता हूँ, G3 डाल सकता हूँ, G4 डाल सकता हूँ, GN तक मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है भाई, और देखो आगे। अब इससे कंक्लूजन क्या बनेगा, ये एक तरीके से जीपी का फॉर्म, जीपी का फॉर्म बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, जीपी का फॉर्म बनेगा। देखना कैसे। लेट G1 G2 तक मैंने एन टर्म्स डाल दिए हैं इसके और इसके बीच में। अब आप ध्यान देना, अगर ए एंड बी के बीच में मैंने G1 G2 G3 और GN वैल्यू डाल दिए, तो देखो एन वैल्यूज तो ये है, ये ए जो वैल्यू है ये एक्चुअल में n प्लस वंथ वैल्यू है, और बी जो है वो n प्लस टूअर्थ वैल्यू है। तो ए जो है वो क्या है, n प्लस वंथ टर्म है, और बी जो है वो एक्चुअल में क्या है, n प्लस टूअर्थ टर्म है। अब आप कहोगे सर ए तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, बिल्कुल भाई स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो है, इसलिए अपन यहां पर n प्लस वंथ को हटा देते हैं। मेरे समझाने के हिसाब से बताया था ये कि भाई अगर ये एन टर्म्स है, अगर एक टर्म और पूछूं मैं आपसे, वो कौन सी, तो आप क्या बोलोगे, एन प्लस वंथ टर्म। और अगर एक और पूछूं मैं आप, तो आप क्या करोगे, उसमें एक प्लस और कर दोगे तो एन प्लस टू टर्म हो जाएगी। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आ गया मेरे पास कि बी जो है वो एन प्लस टू टर्म है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मुझे पता है कि बी जो है वो आखिरी वैल्यू है, और मैंने आपको बताया था जो लास्ट टर्म होती है आपके पास, जो लास्ट टर्म होती है आपके पास, वो एक्चुअल में क्या होती है, ए डॉट आर एन माइनस वन होती है। तो बी एक्चुअल के अंदर क्या होनी चाहिए, ए डॉट आर एन माइनस वन होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। हाँ होनी तो यही चाहिए। बट बट अगर मैं ए के नीचे एन प्लस टू लिख दूं, भाई अगर वो nth टर्म होती थी तो एन लिखते थे। भाई हम एन क्यों लिखते हैं नीचे, क्योंकि ये nth टर्म है, nth टर्म है। लेकिन अगर मैंने नीचे n प्लस, क्योंकि अगर मुझे n प्लस टूअर्थ टर्म पता है ये, तो मैं यहाँ n के नीचे क्या लिखूंगा, n प्लस टू लिखूंगा। ए डॉट आर, अब ये जो यहाँ पर n है ना, ये ऊपर n, इस n की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस टू और ये माइनस वन। ए डॉट आर एन, टू में से वन गया तो कितना बचेगा, प्लस वन। यानी कि हमने पता कर लिया है ए एन प्लस टूअर्थ जो वैल्यू है ना, ए एन प्लस टूअर्थ जो आपके पास वैल्यू है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट आर एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। बट एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे, वो समझो। मैं ये कहना चाहता हूं ये पूरी वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ए एन प्लस टू क्या है, एक्चुअल में बी है, मतलब कि b इक्वल्स टू ए आर एन प्लस वन है। अब मैं इस b को नीचे भेजूं, b अपॉन ए इक्वल्स टू आर एन प्लस वन है। अगर ये पावर मुझे इस पर लगानी है, अगर ये पावर मुझे इस पर लगानी है, तो पावर पता है आपको, जब अपन स्क्वायर लगाते हैं तो सामने वाले पर रूट लग जाता है, तो वो रूट नहीं होता, एक्चुअल में वो पावर का हाफ होता है। उसी तरीके से अगर ये एन प्लस वन पावर इस पर लगेगी, तो पता है क्या होगा, b बाय ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन लग जाएगा पावर में, है ना। और इक्वल्स में क्या बच गया, आर। एंड वी हैव टू फाइंड, और वी हैव फाइंड द कॉमन रेशो। हमने क्या फाइंड कर लिया है, कॉमन रेशो फाइंड कर लिया है इस जीपी के लिए। जैसे ये जीपी बना, इसके लिए अपन ने क्या निकाल लिया, कॉमन रेशो निकाल लिया। देख लो ये, अब इसकी मदद से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। हटा रहा हूं मैं ये नीचे वाली वैल्यू सारी की सारी, इसकी मदद से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपको G3 निकालना है। अब G3 क्या होता है एक्चुअल में, भाई G3 है, इस जगह पे प्लेस करेगा। अब आप काउंट करो, पहले ए आता है, फिर ए आर आता है, फिर ए आर स्क्वायर आता है, फिर ए आर क्यूब आता है, ए आर क्यूब आता है ना, G3 के लिए। अब अपने एक आर की वैल्यू तो निकाल ली है, क्या निकाली है, बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्यूब। इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्यूब। तो ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो थ्री आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर थ्री अपॉन एन प्लस वन ए बी बाई ए। बताओ समझ में आया? उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं
जीएन वैल्यू निकालने के लिए आपको ए डॉट आर एन, यही होता है जीएन का वैल्यू। भाई जब ये वैल्यू आपके पास जो लास्ट वैल्यू है, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए आर एन माइनस वन होती है, लास्ट वैल्यू है ना। और अगर आपको जीएन की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर थ्री आ रहा है, तो यहाँ अगर एन है तो यहाँ पर भी एन आएगा। तो जी एन इक्वल्स टू ए बी बाय ए पावर में एन बाय एन प्लस वन, एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास एक तरीके से, कि अगर आपको जी की फॉर्म की मतलब कोई भी ज्योमेट्रिक वैल्यू बीच की निकालनी है और जिस वैल्यू पे निकालनी है, तो ए डॉट बी बाय ए, बी कौन है आपके पास लास्ट वाला टर्म और ए कौन है फर्स्ट वाला टर्म, एन अपॉन एन प्लस वन कर लेना वहां पर। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। तो यहां पर अपन ने एक कंसेप्ट निकाल लिया है किसका, आर की वैल्यू का, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मैंने बता दिया, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का रूट निकालना मल्टीपल करके। चलो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी का फॉर्मूला बना दिया मैंने और आर का फॉर्मूला बना दिया, कैसे बनाया वो समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला आप याद रख लेना, इनका फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है मेनली। चलिए और आगे बात करते हैं अपन। अब ये अपन ने जीएम की बात कर ली, अब मैं आपको अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूं। वैसे एनसीईआरटी में ये पैटर्न पूरी तरह से कट गया है, बट हाँ इसका यूज आपके दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम है, इसलिए आपको एएम के बारे में पता होना चाहिए। देखो एएम एक्चुअल में क्या है, अगर मैंने एक ए वैल्यू बी वैल्यू के बीच में कोई एक वैल्यू डाली है ना, कोई एक वैल्यू डाली है, तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि ये जो ए है, इस ए में से इस फर्स्ट वैल्यू को मैं माइनस करने पर, ये जो बी है आपके पास, उसमें से भी फर्स्ट वैल्यू को माइनस करने पे दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। सेकंड थिंग, इसका अगर मैं यूज करूं यहां पर, तो देखो इस ए को मैं यहां भेज देता हूं, इस छोटे वाले ए को वहां भेज देता हूं, तो ये 2a हो जाएगा और ये a प्लस बी हो जाएगा। अगर मैं 2 को नीचे भेजूं तो a इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 2 बनेगा। a की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, a प्लस बी बाय 2 बन जाएगी। बताओ बनेगी या नहीं बनेगी, हाँ बनेगी तो सही। तो एक रिलेशन बन के आ गया। अगर आपको मिडिल क्लास, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन जीएम के अंदर हम क्या करते थे, अगर आपको बीच वाले ए की वैल्यू फाइंड करनी है या जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रूट कर दो आप ए मल्टीप्लाई बी। उसी तरह यहां पे क्या करो, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 कर दो, ये एम निकालने का, ये जीएम निकालने का। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज हो गया एक तरीके से। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज हो गया एक तरीके से। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास एवरेज ए प्लस बी बाय। बट अगर मान लो ए एम टू नंबर है 4 एंड 16 और उनका नंबर 10 आ रहा है आपके पास, ठीक है, और अगर मैंने 10 यहाँ पे पुट कर दिया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बट हम अगर इसके बीच में और नंबर्स पुट कर दे तो, और नंबर पुट कर दे तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। सीक्वेंस क्या बन जाएगा, एपी। और अब एपी के जो रूल होते हैं वो सारे काम करेंगे यहाँ पर, एपी के जो रूल होते हैं वो सारे काम करेंगे, देखना कैसे। अब आपको एपी तो पता ही होगा, जैसे भाई ए फर्स्ट वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू थी, अगर इसके बीच में मैंने ए1 ए2 ऐसे करके एन वैल्यू तक डाल दिया, दिस इज ए, दिस इज ए2, दिस इज ए3 और लाइक दैट, और दिस इज एन लास्ट वैल्यू, ऐसे करते थे अपन। एपी का मतलब ये होता है, हाँ सर। तो एपी के हिसाब से चलूं तो यहां भी यही कंसेप्ट होगा, बी जो है ना आपका, वो एक्चुअल में एन प्लस टूअर्थ टर्म है कायदे से। अब अगर n प्लस टूअर्थ टर्म निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे फॉर्मूले में, भाई फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये a एक्चुअल में n प्लस टू अर्थ टर्म है, तो a प्लस इस n की जगह n प्लस टू माइनस वन इंटू डी आ जाना चाहिए, n प्लस वन इंटू डी आ जाना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो इस b के इक्वल में, b मतलब इस लास्ट वाली वैल्यू के इक्वल में क्या आ जाएगा, a प्लस एन प्लस वन इंटू डी, आएगा नहीं आएगा। अब इस a को यहां भेजो, b माइनस ए इक्वल्स टू एन प्लस वन इंटू डी, इसको नीचे भेजो, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू डी। एक और इंपॉर्टेंट नोटेशन निकाला, देखो मैंने जैसे वहां पे आर की वैल्यू निकाली थी अपन ने, जैसे वहां पे आर की वैल्यू निकाली थी अपन ने बी बाय ए करके 1/n+1, वैसे यहां पर क्योंकि वहां पर कॉमन रेशियो इंपॉर्टेंट होता था किसी भी नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए, यहां पर कोई भी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको डी की जरूरत है। डी क्या होता है यहाँ पे, बी माइनस ए डिवाइड बाय n+1। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पर, अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब मान लो आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है, लाइक ए टू फाइंड करना है आपको, आपको ए टू फाइंड करना है। आप ए टू कैसे फाइंड करते हैं अपन, ऑब्वियसली बात है, ये ए टू एक्चुअल में ए थ्री की तरह वर्क करेगा, ए टू एक्चुअल में ए थ्री की तरह वर्क करेगा। समझ में आ रहा है कुछ, तो ए टू फाइंड करना है मतलब आप ए थ्री फाइंड कर दो, ए टू फाइंड करना है मतलब आप ए थ्री फाइंड कर दो। अब ए थ्री का मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर इस वैल्यू के अंदर मैं पुट करूं ए थ्री को, तो ए थ्री का मतलब होता है ए प्लस टू डी, ए एज इट इज, टू एज इट इज, डी की वैल्यू पुट कर दो, बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन। बताओ क्या समझ में नहीं आया, देखो डी से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं,
मतलब कि हमने A2 फाइंड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं मैं इन सबका एग्जाम्पल देके आपको। देखो A1 क्या होता है, A+D। A2 क्या होता है, A+2D। A3 क्या होता है, A+3D। तो A एज इट इज 3 और ये D की वैल्यू। उसी तरीके से अगर आपको AN निकालना है तो A+ND हो जाएगा। A+N और D की वैल्यू ये रही आपके पास, अभी भी निकाली अपन ने, B-A/N+1। अभी न्यू एनसीईआरटी का ना आपको नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में से कट हो गया, बट लास्ट बुक अगर आपके पास हो, ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक, उसमें देखना, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है ना। इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इस पे एक्सरसाइज है, पूरा पूरे सारे क्वेश्चन कट हो गए हैं इसके ऊपर बेस, है ना। बट रिलेशनशिप में यूज आएगा, ये बताता हूँ कैसे मैंने कराया, क्यों, उसका रीजन भी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे तो हमने एएम का कंसेप्ट सीख लिया, और एएम एक्चुअल के अंदर होता क्या है हमारे पास। एएम एक्चुअल में मेनली अगर मैं आपको बताऊं, जो इस चैप्टर में यूज होगी, ये वाली चीज यूज होगी। एएम मतलब एवरेज, A+B/2 मेनली जो है इस चैप्टर में ये यूज होने वाला है। बट मुझे लगा पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा तो आपके आगे तक का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या कंसेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। तो बिल्कुल आसान है भाई, देखो एएम को अगर मैं ए से डिनोट कर रहा हूं तो इसका फॉर्मूला अभी भाई मैंने बता दिया आपको, दिस वन। और जीएम का फॉर्मूला G=√AB। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या, अगर मैं इनको सबसेट करता हूं, देखो इधर A माइनस जी कर दूं यहाँ पे, तो A+B/2 -√AB। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूं तो A+B -2√AB/2। अब रूट ए इस ए की जगह रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी की जगह रूट बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -2 रूट ए अलग रूट बी अलग, डिवाइड में कितना 2। और देखो अब इधर देखो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2 ए, बी किसका फॉर्मूला हो गया, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो किसी भी सूरत में ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, किसी भी सूरत में ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी A-G=, दिस वन कंडीशन वी हैव, है ना। ये कंडीशन या तो जीरो के इक्वल हो सकती है या फिर ग्रेटर हो सकती है, लेस देन नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। अब अगर मैं जी की वैल्यू को मान लो, अगर इस जी की वैल्यू को इसके इक्वल में है, अगर इस जी की वैल्यू को मैं वहां भेजता हूं तो A-G> अगर जीरो है, जी उधर जाएगा, तो A इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, यहां पर निकल के आ गया। दिस इज नोन एज द रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम। अब आपकी बुक के अंदर क्या है, न्यू एनसीईआरटी में ये कंसेप्ट एएम के बारे में दे ही नहीं रखा, अब डायरेक्टली ए की वैल्यू A+B/2 कर दी। अब आपको यही नहीं पता कि सर एक्चुअल में हो क्यों रहा है, बस रट लो, उससे तो कोई मतलब है नहीं भाई। इसलिए मेरा कंसेप्ट क्या है कि रटने वाली चीज को बिल्कुल छोड़ो। अगर एनसीईआरटी में कोई भी चीज बिल्कुल पॉइंटली भी दे रखी है ना, तो मैं उसको पूरी को एक्सप्लेन करूंगा। आपको उससे कितना निकालना है वो आपके ऊपर है, आप उसमें से कितनी चीज याद रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। बट हाँ, दोज स्टूडेंट्स हु हैव सफर, ऐसी वाली कंडीशन में क्रिएट नहीं होने दूंगा कि स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो या उनको समझ में ना आए कंसेप्ट, वो वाली कंडीशन अपन क्रिएट नहीं होने देंगे। तो सारा कंसेप्ट एएम का मैंने क्लियर कर दिया है। एएम किसको कहते हैं, अर्थमेटिक मीन को कहते हैं, और जीएम किसको कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है आपके पास, है ना। क्लियर है यहाँ पे। तो ये है रिलेशन, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जी। अब बताओ क्या नहीं आया। तो ये कंसेप्ट है आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 8.2 के लिए। अगर ये कंसेप्ट आपने पूरा अच्छे से अभी तक एंड तक देखा है तो मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल और कर लो आप खुद से, एक्सरसाइज के नहीं करते हुए 80% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। कुछ 20% क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आएगी, उसके लिए अपन यहाँ पर हाजिर है। प्लेलिस्ट में जाओ, चेकआउट करो, ईच एंड एवरी एक एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे किसके साथ, एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आपको ये सारे कंसेप्ट को जो है अच्छे से कॉपी पेस्ट कर लेना। कहीं कोई डाउट लगे कमेंट्स में बताना, या फिर मुझे मेल कर सकते हो आप किस पर, gajwakr@gmail.com। अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगी आपको मेल आईडी वगैरह, है ना, अगर स्पेल वगैरह कुछ मिस्टेक हो तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपन हाजिर है कभी भी, आप मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे साथ में, एंड अपने सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।